नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये रिश्ता और मजबूत हो और प्रगाढ़ हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर नज़र। शाह के आरोप पर टीएमसी का जवाब, साबित करें या माफ़ी मांगे। राहुल के बयान पर नकवी का पलटवार, कहा ये मम्मी का पीएमओ नहीं। योगी शिवराज ने बदले श्रम कानून, संघ के संगठन ने कहा जंगल राज। दिल्ली समेत कई राज्यों के आंकड़े गड़बड़, क्या छिपा रही हैं सरकारें। मोदी राज में एक और व्यापारी 400 करोड़ का चूना लगाकर विदेश भागा। और आइए अब आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे पत्र में लगाए आरोप के बाद सियासत गर्मा गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है कि इस संकट की घड़ी में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री झूठ के पुलिंदा के साथ लोगों को गुमराह करने के लिए हफ्तों की चुप्पी के बाद बोल रहे हैं। विडंबना यह है कि लोगों को अपनी सरकार ने ही उनके हाल पर छोड़ दिया है। अमित शाह अपने फर्जी आरोपों को साबित करें या फिर माफ़ी मांगे। अमित शाह ने अपने पत्र में कहा था कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वे प्रवासी मजदूरों को वापस उनके राज्य बंगाल में नहीं भेज पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल की सरकार प्रवासियों की ट्रेन को पश्चिम बंगाल आने की अनुमति नहीं दे रही है, जो कि प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय है। तो मित्रों, ये जो पूरा मामला है दरअसल प्रवासी मजदूरों का कम है और पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां बनी हैं उनका कम है, बल्कि ये राजनीति का ज़्यादा है। हम आप पिछले 3-4 महीनों से, जब से ख़ास तौर से कोरोना संकट और गहराया है, लगातार देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ साहब लगातार टीएमसी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। उसे तरह तरह से बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं और धनखड़ गवर्नर तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री से भिड़ रहे हैं। साफ है कि इरादा ये है कि आने वाले चुनाव के पहले, जो कि अगले साल की शुरुआत में होने हैं, कि टीएमसी सरकार को जितना ज़्यादा हो सके बदनाम किया जा सके। हम ये नहीं कहते कि टीएमसी सरकार दूध की धुली हुई है। ममता बनर्जी बहुत अच्छे ढंग से कोरोना संकट से जूझ रही हैं, उसको निपट रही हैं और वो सब स्मूथ चल रहा है। वो राज्य सरकार जैसा काम कर रही है वो सबके सामने है, लेकिन जो अभियान केंद्र सरकार गवर्नर के साथ मिलकर चला रही है वो बड़ा खतरनाक है। इस कोरोना संकट के मौके पर आप देखिए कि इस तरह की गड़बड़ियाँ, कई तरह की गड़बड़ियाँ बहुत सारे राज्यों में हो रही हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हो रही है। मसलन आप गुजरात को लें, जहाँ से अमित शाह भी आते हैं, नरेंद्र मोदी भी आते हैं। गुजरात में सबसे हालत ख़राब है, महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है। वहाँ हालात संभल नहीं रहे वहाँ की सरकार से और ख़ुद गृह मंत्री को आज एम्स के डायरेक्टर को सीधे वहाँ भेजना पड़ा, क्योंकि राज्य सरकार संभाल नहीं पा रही है उसको गाइड करने के लिए। आप ये भी देख रहे हैं कि वहाँ सूरत में लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन हो रहे हैं और आज भी वहाँ मजदूरों ने एक हिंसक प्रदर्शन किया है अपने राज्यों में जाने के लिए, लेकिन वहाँ की सरकार कोई बंदोबस्त नहीं कर पा रही है, उनको बंधक बना के रखा हुआ है, उन्हें परेशान कर रही है। तो एक तरफ ये दो तरफा रवैया जो केंद्र सरकार का है कि पश्चिम बंगाल को टारगेट कर रहे हैं लगातार और उसको निशाना बना रहे हैं, उसको जहाँ जहाँ हो सकता है घेरा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ उन राज्यों में जहाँ के वो खुद हैं, मध्य प्रदेश का हाल ले लीजिए जहाँ बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश और बिहार का हाल ले लीजिए, वहाँ भी कमोबेश यही हालात हैं, लेकिन टारगेट पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बहुत विशुद्ध रूप से इसे राजनीतिक नज़रिए से देखना चाहिए, न तो अमित शाह के इस पत्र में लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई होगी। कोई भी राज्य अपने
मज़दूरों को वापस लेने से न तो इनकार कर रही है, न ट्रेन घुसने से रोकने की कोई कोशिश कर रही। वो जानती हैं, और ममता बनर्जी भी बहुत खूब जानती हैं कि उन्हें भी चुनाव लड़ना है। अगर वो अपने मज़दूरों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को ही रोकेंगी, परेशान करेंगी, तो इसके नतीजे उन्हें चुनाव में भुगतने पड़ेंगे। तो ये बहुत सीधा सा समीकरण है जो समझ में आता है। लेकिन चूँकि प्रोपेगेंडा चल रहा है उनके खिलाफ, तो वो उसमें झूठ सच सब बेकार की बात है। उसमें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को तोड़कर, मरोड़कर, घुमाकर इस्तेमाल की जाती है, और वही हो रहा है। ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का जो पूरा कंडक्ट रहा है पिछले 3 महीनों में, वो बहुत ही निंदनीय रहा है, भर्त्सना के योग्य रहा है। उन्होंने लगातार अपनी मर्यादाओं और लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन किया है, और जाहिर है कि केंद्र सरकार से उन्हें ये संकेत मिले होंगे, और इसी के चलते वो ये सब कर रहे थे। तो बड़ी दुखद स्थिति है कि जब ऐसे समय में, जब सबका ध्यान कोरोना संकट से निपटने में होना चाहिए था, तो ध्यान हो रहा है अगले चुनाव पर, निशाना साधा जा रहा है अगले चुनाव पर। आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगली खबर के बढ़ने के पहले एक बार मैं फिर अपनी गुजारिश दोहरा दूं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा आपका संबंध और मजबूत बने। अगली खबर लेते हैं। राहुल गांधी के पीएमओ वाले बयान के बाद अब अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीखा वार किया है। एक टीवी कार्यक्रम में नकवी ने राहुल पर डर फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी जी के पीएमओ और राहुल की मम्मी के पीएमओ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी उम्मीद के बजाय डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी मम्मी जी के पीएमओ और मोदी जी के पीएमओ में फ़र्क करना सीख लें। कोरोना के खिलाफ जंग में होप की ज़रूरत है, हॉरर की नहीं है। कुछ लोग डर पैदा करके गुमराह करना चाहते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हमको कोरोना से जंग जीतनी है तो ज़िला स्तर पर लड़ना पड़ेगा। केंद्र को राज्यों और ज़िला अधिकारियों को अपना पार्टनर बनाना होगा। कोरोना से लड़ाई ज़िला स्तर पर लड़ी जाए, पीएमओ में नहीं। तो राहुल गांधी के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं था, एक मर्यादित बयान था। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी हमेशा जुमलेबाजी में बात करने के आदी रहे हैं। वो बीजेपी के एक शो पीस हैं मुस्लिम मंत्री होने के नाते, इस वजह से उनकी थोड़ी सी हैसियत है, और इस तरह के जुमले गढ़कर वो लोगों का ध्यान खींचने में भी सफल रहते हैं। लेकिन ये पर्सनल जाकर हर बार अटैक करते हैं कि मम्मी का पीएमओ। अब ये जो पूरा मुहावरा है, आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने आप को ठीक तरह से डिफेंड नहीं कर पाते हैं, तब आप इस तरह के आरोपों पर आते हैं। सब जानते हैं कि मोदी जी का पीएमओ दरअसल पूरा कैबिनेट ही है। बाकी जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके कोई अधिकार, उनका कोई रोल नहीं है, सारा पीएमओ ही देखता है। और इस तरह की व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने जो इशारा किया था कि राहुल गांधी ने कि पार्टनर बनाइए, सीएम के साथ इस तरह से बात कीजिए कि वो कॉमरेड हैं, आपके साथी हैं, ना कि उनके साथ बॉस बन जाइए। तो ये जो शिकायत मुख्यमंत्रियों की आ रही थी विभिन्न राज्यों के, उसके फीडबैक पर राहुल गांधी ने ऐसा कहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। और इस पर पीएमओ को इस तरह से भड़कने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जाहिर है कि चापलूसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और इस तरह से जब भी कभी कोई पीएमओ और मोदी जी पर अटैक होता है तो तमाम मंत्री बिलो द बेल्ट, कमर के नीचे, इस तरह के वार करने के लिए आगे आ जाते हैं। वो ठीक ढंग से इसको हैंडल नहीं करते हैं। और देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में निरंकुशता एक लोकतंत्र के विरोधी धारणा होती है। हम देख रहे हैं कि पीएमओ एक निरंकुश ढंग से देश को चलाता है। एक जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है पार्लियामेंट का और सरकार का, वो कहीं नज़र नहीं आता है। इसलिए उस पर अगर आक्षेप होते हैं तो ये कोई निराधार नहीं है। ऐसे में नकवी का ये बयान थोड़ा सा आपत्तिजनक है। उन्हें टिप्पणी करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन ये मम्मी का पीओ वाला जो वो जुमला लाते हैं, वो इस सरकार की मानसिकता को ज़्यादा खुले ढंग से व्यक्त करता है, बजाय इसके कि वो लोकतंत्र की जो भाषावली है उसमें बात करता हूँ। और आइए अब आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर लेते हैं। यूपी, गुजरात और एमपी सरकार द्वारा स्थगित किए गए लेबर कानूनों के विरोध में
अब आरएसएस का संगठन ही मैदान में उतर आया है। आरएसएस के भारतीय मजदूर संघ ने लेबर लॉ को 3 साल के लिए रोके जाने को मजदूरों के खिलाफ बताया है और कहा है कि यूपी और एमपी में जंगल राज है और ये नहीं चलेगा। संघ ने कहा है कि सरकार इस दमनपूर्ण नीति को वापस ले। मजदूर संगठन के अध्यक्ष साजी नारायण ने कहा है कि संगठन इस पर आपात बैठक करेगा। उन्होंने कहा कि वो ऐसा जंगल राज नहीं चलने देंगे जिसमें मजदूरों को कारपोरेट के हाथों में दे दिया जाए। तो ये बीजेपी का संघ का संगठन है, भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के बीच काम करता है। जाहिर है कि मजदूरों के खिलाफ जो इस तरह के कदम इन राज्यों में उठाए गए हैं उससे वो विचलित होगा, डरा हुआ होगा। उसको लग रहा होगा कि अगर इस तरह से होता है तो उसका जो जनाधार है वो खिसक सकता है, वो दूसरे मजदूर संगठनों की तरफ जा सकता है। तो ये एक घबराहट में दिया गया बयान है, वरना अपने राज्य सरकारों के खिलाफ इस संगठन की क्या हैसियत है कि इस तरह से इस भाषा में बात करे जंगल राज की। और कहा तो है इस संगठन ने कि उनके खिलाफ मोर्चा खुलेगा, प्रदर्शन करेगा, लेकिन उसका क्या असर होगा ये भी हम जानते हैं। स्वदेशी जागरण मंच एक संगठन हुआ करता था जो स्वदेशी की बात करता था और वाजपेयी सरकार के दौरान जो विदेशी पूंजी की बाढ़ आने लगी थी उस पे विरोध में खड़ा होता था। लेकिन हमने देखा कि आज स्वदेशी जागरण मंच का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्वदेशी की बात भी नहीं करता बीजेपी में। इसी तरह से ये मजदूर संघ है जो आज इस तरह से बात कर रहा है। ये दरअसल 2 ज़ुबान में बात करते हैं। एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए आता है, मज़दूरों को एक मैसेज देने के लिए कि हम आपके साथ हैं और आपके पक्ष में लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अंदर खाने वो इन सरकारों के साथ हैं। वो इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, निर्णायक लड़ाई लड़ने के सामने नहीं आएंगे और इतनी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि एक बार केंद्रीय नेतृत्व से एक संकेत मिलेगा और ये चुपचाप बैठ जाएंगे। तो एक थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा ऐसा लगे लोगों को कि मजदूर संघ भी विरोध में उतर आया है, ये बस इतना जताने के लिए है। इससे आगे ये संगठन नहीं जाएगा, निर्णायक लड़ाई लड़ने तो कतई नहीं जाएगा। और एमपी, यूपी, राजस्थान, इन 3 राज्यों में तो जिस तरह से लेबर कानून को धता बता दिया गया है, सबको सब कुल 4 कानूनों को छोड़ के सबको स्थगित कर दिया गया। 8 घंटे की शिफ्ट को 12 घंटे की शिफ्ट बना दिया गया है। तो ये मजदूर विरोधी रवैया इन राज्य सरकारों ने तो दिखा दिया है। अब ये संगठन देखें आने वाले दिनों में क्या करता है। ये सिर्फ गाल बजाने की बात है या सचमुच में लड़ाई लड़ने की बात है, अगले कुछ दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि मजदूर से जुड़े जो कानून हैं उनको स्थगित कर दिया जाए। ये केंद्रीय मंत्री ने खुद आह्वान किया, तो इसका मतलब है उनकी केंद्र सरकार भी इसमें शामिल है। तो क्या वो केंद्र के खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे? हमें ऐसा नहीं लगता है, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में वो किस हद तक जाता है। अगली खबर लेते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार की सरकारों पर कोरोना की मौतों के आंकड़े छुपाने के आरोप पहले लग चुके हैं और अब इसी कड़ी में दिल्ली सरकार का नाम भी आ गया है। पाया गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े और अस्पतालों से मिले आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना से राज्य में अब तक 66 लोगों की मौत हुई है, पर इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि दिल्ली स्थित लोकनायक अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स से मिले आंकड़ों के आधार पर कोरोना से कुल 116 मौतें हुई हैं। इस तरह 50 मौतों का अंतर है और ये बड़ा अंतर है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल का कहना है कि कोरोना से उसके यहाँ 52 लोगों की मौत हुई, पर दिल्ली सरकार इसे केवल 26 बता रही है, यानी आधी। झज्जर एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर DK शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि दिल्ली और झज्जर दोनों परिसरों को मिलाकर कुल 14 लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के बुलेटिन में यहाँ 2 लोगों के मरने की बात कही गई है। लोकनायक अस्पताल में कोरोना से 47 लोगों की मौत हो चुकी है, पर दिल्ली सरकार के बुलेटिन में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो ये देखें कि कई राज्य हैं, दिल्ली भी है उसमें शामिल। आंकड़ों में ज़बरदस्त हेराफेरी हो रही है और ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल असली आंकड़ों को ये राज्य सरकारें छिपा रही हैं। ये आरोप बिहार पर भी लगा है, बंगाल पर तो खैर चलिए राजनीतिक मकसद से लगाए जा रहे हैं, उसमें हो सकता है कुछ हकीकत भी हो। दिल्ली पर भी लग रहा है और भी कई राज्यों में सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं।
गुजरात में भी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, तो असली आंकड़े छिपाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पता न चले कि कितने बड़े पैमाने पर कोरोना फैल चुका है और कितनी मौतें हो चुकी हैं, ताकि उन राज्य सरकारों की बदनामी ना हो। तो ये बदनामी के डर से सच्चाई छुपाना और भी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि इस बीमारी का असर कितना घातक और कितने पैमाने पर हो रहा है, ताकि वो और सजग हों। और आंकड़े छिपाने से कोई समस्या में सुधार नहीं आता है, बल्कि उससे जो सरकारी मशीनरी है वो भी चौकस होगी, जो राजनीतिक तंत्र है उससे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो ये एक ख़तरनाक ट्रेंड है और इसको क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। एक सिस्टम के तहत सब जगह से आंकड़े लेकर और उनको बराबर जांचा परखा जाना चाहिए, उसके बाद तय किया जाना चाहिए, जारी किया जाना चाहिए कि दरअसल कितनी मौतें हुई हैं। तो कुल मौतें जो हिंदुस्तान में हुई हैं, हो सकता है उनसे कहीं ज़्यादा मौतें हुई हों, हमें बताया नहीं गया है, हमसे छिपाया गया है। और अब आखिरी खबर आज की सबसे बड़ी, भारतीय बैंकों से करोड़ों रुपया लेकर विदेश भाग जाने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। अब इसमें बासमती चावल का व्यापार करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक का भी नाम शामिल हो गया है। आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले इस कंपनी के मालिक ने एसबीआई और कुछ दूसरे बैंकों से करीब 414 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और अब विदेश भाग गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने कंपनी के मालिक और उसके 4 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई की जांच में पता चला है इस शख्स ने 6 बैंकों से उधार लिया था और साल 2016 से लापता है। इसके पहले विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कई कारोबारी भारतीय बैंकों के चूना लगाकर भाग चुके हैं। इस पिछले 5-6 सालों के दौरान ये सिलसिला बहुत तेज हुआ है। जितने भी फ्रॉड करने वाले हैं, बैंकों से पैसा लेकर ये बताने वाले हैं कि ये डूब गया है, कर्ज लेकर उसे गबन कर जाने वाले लोग धीरे धीरे जैसे ही केस होता है, जैसे ही मामला खुलता है, विदेश की राह पकड़ लेते हैं। हमारा जो राजनीतिक तंत्र है, हो सकता है उनका संरक्षण, उनका प्रश्रय मिलता हो, नहीं तो ऐसे कैसे भाग सकते हैं। जब 2016 में ये मामला दर्ज हो गया था, सीबीआई ने रिपोर्ट कर दिया, एसबीआई ने रिपोर्ट कर दिया था, तब से अभी तक सीबीआई क्या कर रही थी? उसने ना तो कुछ कार्रवाई की है और ना ही जब वो भाग रहा था तो रोकने के लिए कोई कार्रवाई की गई। तो ये एक ऐसा लगता है कि हमारी जो राजनीतिक नेतृत्व है, उनके देखरेख में ऐसे बहुत सारे लोग जो बैंकों का या दूसरे संस्थानों का पैसा लेकर और विदेशों की राह पकड़ रहे हैं। तो अपराधी किस तरह से निकल कर भाग रहे हैं, इसकी एक मिसाल है। ये बहुत ही ख़राब ट्रेंड है, सरकार के नाम पर धब्बा है, क्योंकि बड़े बड़े लोग भागे हैं और बड़ी बड़ी रकमें इस दौरान गबन करके उनके उसको लेकर भागे हैं तमाम ये कारोबारी। उम्मीद करना चाहिए, उम्मीद ही की जा सकती है कि सरकार चेतेगी और जो दूसरे जो अपराधी हैं उनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। मित्रों, ये था आज का सुनिए सच। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब मुझे अनुमति दीजिए, आपसे सोमवार को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।